हे गाइस, मैं हूं मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज प्रूफ में हम इंडियन इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि हम जानते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में, उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। और हमने पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद जो 3 वार्षिक योजनाएं थी उन पर चर्चा कर ली। और अब हम बात कर रहे हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम तिथि की बात करें तो 1969 से 74 के दौरान यह पंचवर्षीय योजना आती है। चलिए बात करें हम, तो यह जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि एम्ड एट एक्सेलरेटिंग टेम्पो ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिड्यूसिंग फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फॉरेन एड्स। बिल्कुल, इस समय हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड जो भी हमें समस्याएं हो रही थी, जो भी हमें अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना था एग्रीकल्चर के सेक्टर में, फूड सेक्टर में, उसके साथ साथ जो हम दूसरे देशों पर रिलाई करते थे, जो हम जैसे अमेरिका जैसे देशों पर रिलाई करते थे, जिसका खामियाजा हमें 1962 में झेलना पड़ा, तो इन सब चीज़ों से हमें ऊपर निकलना था। तो यह जो योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 2 years हैव रिकॉर्डेड प्रोडक्शन। पहले 2 सालों में काफ़ी अच्छी जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन लास्ट के 3 वर्षों में, क्योंकि वही हम मानसून पर ही डिपेंड करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जितना भी एग्रीकल्चर है वह मानसून पर डिपेंड करता है, तो लास्ट के 3 सालों में उतना अच्छा प्रोडक्शन हम नहीं निकाल पाए। हमने जो वीकर सेक्शन था और लेस प्रिविलेज क्लास थी, उनके एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम किए, काफ़ी प्रयास किए, उनके एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रयास किए। भारतीय गवर्नमेंट ने जो नीतिगत तकवा है उसको ऊपर लाने का प्रयास किया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जब गांवों में विकास होगा, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, तो गांधी जी के शब्द थे कि जब गांवों का व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति खुश होगा तभी पूरा भारत खुश रह सकेगा। तो हमने बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम किया, एम टू प्रमोट क्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। और क्योंकि भारत में जो चौवर्ण व्यवस्था है और जो इकोनॉमिक डायरकी है या इकोनॉमिक डाइपोलरिज्म है कि एक तरफ बहुत रईस लोग हैं, एक तरफ काफ़ी गरीब लोग हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी हमने काफ़ी प्रयास किया। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 4 मेजर नेशनल बैंक। 14 जो 14 नेशनल बैंक थे, 14 बैंक थे, उनको राष्ट्रीय बैंकों की श्रेणी में डाल दिया। अब आवश्यकता क्यों पड़ी कि 14 बैंकों को राष्ट्रीय बैंकों की श्रेणी में डाला गया? क्योंकि लोगों के पैसे किसी भी बैंक में डिपॉजिट होते थे, कई बार वो बैंक कोलैप्स कर जाते थे, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वह डगमगा जाती थी। तो एक राष्ट्रीय बैकअप, जो राष्ट्रीय एक सहारा है, उन बैंकों को आवश्यकता थी उनकी। और जब नेशनल बैंक हो जाएंगे तो नेशनल बैकअप तो उसको रहेगा ही, साथ ही जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको रेगुलेट कर पाएगी, लोगों को जो लोन जैसी सुविधाएं हैं, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है, तो कभी वो डेप्थ में नहीं जाते, उनके डूबने की संभावना कम हो जाती है, लोगों का बैंकों पर विश्वास बढ़ जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था में यह बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोई भी विकास कार्य करना हो तो लोन देने से संबंधित हो, ब्याज लेने से संबंधित हो, कहीं इन्वेस्ट करने से संबंधित हो। तो 14 जो बैंक थे उस समय जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, उनके हम एक बार नाम देख लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूसीओ, और उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में कितने बैंक हैं, वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीय स्तर के बैंक हैं, उनकी आप जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि आप किस प्रकार के कंटेंट को सराहना दे रहे हैं। वह कंटेंट हम आपके साथ लेके आते हैं। हमें आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की बहुत ही आवश्यकता रहती है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपको वीडियोस प्रेजेंट करने की। चलिए आगे कुछ बातें और। इंडिया टेस्टेड द स्माइलिंग बुद्धा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1। पोखरण 1 की जो टेस्ट है वह भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ, जिसमें हमने राजस्थान में 18 मई 1974 को यह टेस्ट किया। याद रखेंगे कि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, इसी वक्त पोखरण 1 की जो टेस्टिंग भारत के द्वारा की गई, और यह राजस्थान में है, पोखरण नाम की जगह राजस्थान में है, और 18 मई 1974 को यह टेस्ट हुआ। रिडक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इंक्रीज इंडिविजुअल इनकम टू प्रोवाइड इकोनॉमिक पावर एंड इक्वालिटी। वही
बातें बार बार रिपीट होंगी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मतलब जो भी समृद्धि है वही जो इकट्ठी ना हो, हर व्यक्ति के हाथ में, हर व्यक्ति अपने आप में एक समृद्ध इंसान हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। इक्वलिटी, समानता हो। द प्लान एम्ड एट इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बिल्कुल हम एक तरीके से जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के ऊपर, हम वहाँ से डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे ताकि हम अपने आप में सस्टेनेबल गोल हमने सस्टेन होने की कोशिश करी थी तीसरी पंचवर्षीय योजना तक, वही हम अचीव कर सकें। और 1971 में इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ का स्लोगन जो वो यहाँ देंगी पाँचवें जो पंचवर्षीय योजना है या जो इसके बाद चुनाव होने वाले हैं उसमें यह उनके काम आएगा। एक्चुअली इंदिरा गांधी के खिलाफ यहाँ पे एक नेगेटिव जो माहौल है वह क्रिएट हो रहा था। आगे हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों में उनने राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का उनके खिलाफ का जो चुनाव से संबंधित निर्णय है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जेपी मूवमेंट पे भी हम एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जनता पार्टी के द्वारा जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में या 42वें संवैधानिक संशोधन में जो क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी के बाहर जाके मोनोक्रेसी की गई थी या तानाशाही की गई थी उसको सुधारा गया। चलिए अगला वीडियो देखना ना भूलें, बहुत ही रोचक होने वाला है। तो यहाँ पे याद रखेंगे यह प्रश्न बन जाता है कि गरीबी हटाओ नारा किसने दिया, तो यह दिया था इंदिरा गांधी जी ने। दिस प्लान बेस्ड ऑन एलेंस माने एंड अशोक रुद्र मॉडल, ये दो नाम जरूर याद रखेंगे कि चौथा जो पंचवर्षीय योजना है यह एलन एस माने और अशोक रुद्रा के द्वारा प्रपोज किया गया। इनके सिद्धांतों पर यह मॉडल लाया गया। इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव वाज सेल्फ रिलायंस, हमने पीछे लिखा था सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, अब हम सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे। एंड ग्रोथ स्टेबिलिटी वॉज मतलब ग्रोथ जो था वो हमने यहाँ पे हासिल की, वह थी 3.3%। मतलब हमें आत्मनिर्भर और स्थिर बनना है, हम किसी को भी डिपेंडेंसी कम करनी है, इन सब के ऊपर चर्चा की गई। अब बात आती है कि मैं बार बार एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ पब्लिक लॉ 480 या PL 480 जो डिपेंडेंसी की बात है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया रिलाइड ऑन फूड क्रॉप सप्लाई फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर पब्लिक लॉ 480। एक यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि भाई ठीक है हम विश्व भर में शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी देश भूखा ना सोए, तो इन्हें पब्लिक लॉ 480 के तहत भारत को जो था अनाज भेजना शुरू किया। और उस समय जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ तो यही विश्व शांति के नाम पर हमें अपनी सीमाओं को गंवाना पड़ा। चाइना को हमारे देश के अंदर काफ़ी अंदर तक इन्फिल्ट्रेट होने का मौका मिला और उनको नई सीमाएं तय करने का मौका मिला, क्योंकि हम उस समय आश्रित थे दूसरे देशों पर अपने भोजन की आपूर्ति के लिए। इसीलिए फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे सिद्धांतों पर विचार करना आरंभ हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो देखते रहिए नॉलेज प्रूफ, और अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।